प्यारे बच्चों कैसे हो। तो फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। और इस न्यू बुक को लेकर के हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है मेजरमेंट्स। और इस चैप्टर नंबर 1 का जो आर्टिकल हम आज के लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं वो है आर्टिकल नंबर 1.7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। लास्ट लेक्चर में हमने एग्जांपल नंबर 1.1, 1.2 और 1.3 को सॉल्व किया था। अगर अभी तक वो लेक्चर आपने नहीं सुना तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी दे दिया गया है, वहां से आप उस लेक्चर को इजीली असेस कर सकते हैं। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दो ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकें। वीडियो को लाइक कर दें ताकि आज के लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। प्यारे बच्चों, आर्टिकल का जो नाम है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं ये तो हम स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटीज हम कहते किनको हैं, यानी जो क्वांटिटीज आप मेजर कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे आपकी हाइट है उसको हम मेजर कर सकते हैं, किसी एप्पल का मैस है उसको हम मेजर कर सकते हैं, यानी सारी की सारी वो क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, बड़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया था, वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। डायमेंशंस का क्या मतलब है, देखिए अगर आप किसी चीज की हाइट मेजर करते हैं, लेट से यहां पर मैं लिख देता हूं, अगर आप किसी चीज की हाइट मेजर करते हैं और फिर आप किसी और चीज की विड्थ मेजर करते हैं, देन आप क्या करते हैं, लेट से किसी सर्कल में आप रेडियस मेजर करते हैं या आप किसी सर्कल का डायमीटर मेजर करते हैं। अब ये सारी जो मेजरमेंट्स आप ले रहे हैं एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, देखिए अगर आप हाइट मेजर कर रहे हैं जाहिर है आप वहां पे या मीटर टेप यूज करेंगे या मीटर रूल यूज करेंगे या कोई भी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। इसका मतलब है कि हाइट जो है वो एक्चुअली एक लेंथ है, हाँ एक्चुअली क्या है, एक लेंथ है। विड्थ क्या है, ये भी आप किसी स्केल से मेजर करेंगे, मीटर रूल से मेजर करेंगे, इसका मतलब है ये भी एक लेंथ है। उसके बाद रेडियस है, देखिए किसी सर्कल का, लेट से यहां पर मैं सर्कल ड्रा करता हूं, यहां पर आप क्या कर रहे हैं, ये इसका रेडियस है, इसको आप मेजर कर रहे हैं। भाई रेडियस क्या है, ये भी तो एक लेंथ है, इसका मतलब है रेडियस भी एक लेंथ है। देन जो डायमीटर है वो क्या होता है, यहां से जो यहां तक ये टोटल डिस्टेंस है, यहां से यहां तक ये होता है डायमीटर, ये भी तो एक लेंथ ही है। डायमीटर भी इसका मतलब है क्या है, हमारे पास लेंथ है। अब हाइट, विड्थ, रेडियस, डायमीटर, देखिए देखने में नाम तो इनके मुख्तलिफ हैं बट एक्चुअली ये सारी की सारी लेंथ है। तो ये जो क्वांटिटीज हैं इनका जो डायमेंशन है वो क्या है, लेंथ। समझ आई डायमेंशन क्या चीज है। अब हमने यहां पर डायमेंशंस की डेफिनेशन लिख दी है, पॉइंट्स की फॉर्म में हमने लिखा है उसको, ये आपकी बुक में दिया गया है इसी तरह से। यहां पर जो हमने पहला पॉइंट लिखा है उसमें हमने क्या लिखा है, अ फिजिकल क्वांटिटी इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग मेजरेबल प्रॉपर्टीज। देखिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको आप, ये जो हमारे पास कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं इनकी फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो कौन सी हैं, जैसे कि लेंथ है, मैस है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है। यानी ये जो क्वांटिटीज हैं इनको मिलाने से आप फर्दर क्वांटिटीज जब बना सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप इनकी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये जो मेजरेबल क्वांटिटीज है। और यही मेजरेबल क्वांटिटीज क्या है हमारे पास, आर कॉल्ड डायमेंशंस, ये डायमेंशंस कहलाती है। तो अगर आपने केक बेक करना है उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, जिस तरह के आपको फ्लोर चाहिए होगा, एग्स चाहिए होंगे, मिल्क चाहिए होगा, शुगर चाहिए होगा, यानी वहां पर केक के इंग्रेडिएंट्स वो हैं। इसी तरह फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके भी कुछ इंग्रेडिएंट्स हुआ करते हैं, और फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके इंग्रेडिएंट्स हैं लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक करंट। और यही जो मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं इनको हम फिजिक्स में कहते हैं डायमेंशंस। अब डायमेंशंस डिस्क्राइब द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी जो डायमेंशंस है वो आपके पास डिस्क्राइब करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के क्वालिटेटिव नेचर को, किस तरह से उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में एक्सप्रेस करके। अब आप लेमन वाटर की एग्जांपल लें, भाई अगर आप किसी पर्सन को लेमन वाटर देते हैं और उसको तो पता ही नहीं है कि लेमन वाटर होता क्या है,
अब आप उसको समझाएंगे कि ये शुगर, वाटर और लेमन का मिक्सचर है। सिमिलरली यहां पर जो डायमेंशंस हैं वो हमें बताते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटीज किन फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिलाने से बनी है। इसलिए हमने क्या लिखा है, डायमेंशंस डिस्क्राइब द क्वालिटेटिव नेचर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग फंडामेंटल यूनिट्स। यानी ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर को एक्सप्लेन करती है, उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज में एक्सप्रेस करके। तो वो फंडामेंटल क्वांटिटीज हम वन बाय वन लिखते हैं और फिर हम उनके सिंबल्स भी डिस्कस करते हैं। अब यहां पर हमने नेक्स्ट हेडिंग क्या लगाई है, फंडामेंटल डायमेंशंस एंड देयर सिंबल्स। अभी हमने फंडामेंटल डायमेंशंस पढ़े हैं, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर। अब जब भी हम किसी भी क्वांटिटीज के डायमेंशंस लिखते हैं तो हम इस तरह उनको एक्सप्रेस करते हैं। अब लेंथ के लिए हमने क्या किया है, कैपिटल एल लिखा है और इसके बाहर हमने क्या किया है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी हैं। इसी तरह मास के लिए हमने कैपिटल एम और उसके बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स। यानी फंडामेंटल डायमेंशंस के सिंबल्स हैं और उनको हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। टाइम के लिए कैपिटल टी और उसके बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स। इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल ए और उसके बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स। सिमिलरली टेम्परेचर के लिए थीटा और उसके बाहर स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो यहाँ पर ये जो थीटा है इसको आपने एंगल नहीं कंसिडर करना, बल्कि अगर थीटा के बाहर जब स्क्वायर ब्रैकेट्स हों तो वो टेम्परेचर के डायमेंशंस होंगे। अब किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशन लिखने के लिए आप सबसे पहले उस क्वांटिटी को इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं और फिर इनके ये सिंबल्स यूज कर लेते हैं। आपके पास उस क्वांटिटी के डायमेंशन आ जाते हैं। जिस तरह के लेट से हम वेलोसिटी की एग्जांपल लेते हैं या लेट से स्पीड की एग्जांपल लेते हैं। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम, कि आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में। अब डिस्टेंस एक्चुअली क्या है, लेंथ है हमारे पास, उसके लिए हम ये यूज कर लेते हैं और टाइम के लिए हम ये यूज कर लेते हैं। यहां से हमें स्पीड के डायमेंशंस पता चल जाते हैं। यानी स्पीड के डायमेंशंस को लिखने के लिए सबसे पहले आपने स्पीड को इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, देन आपने उनके ये सिंबल्स यूज कर लेने हैं, तो आपके पास स्पीड के डायमेंशंस आ जाएंगे। अब यहां पर हमने ये एक सेंटेंस लिखा है जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। क्या लिखा है हमने इसमें, दीज 5 आर कॉल्ड फंडामेंटल डायमेंशंस। तो ये पांचों फंडामेंटल डायमेंशंस कहलाते हैं बिकॉज दे आर इजीली मेजरेबल इन एक्सपेरिमेंट्स, क्योंकि हम इनको एक्सपेरिमेंट्स में इजीली मेजर कर सकते हैं। अब यहां पर कोई बच्चा ये भी तो कह सकता है कि सर जब हमने यहां पर ये लिखा है तो इनमें हम स्पीड भी ऐड कर लेते हैं, क्यों नहीं ऐड किया। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इनको हम किसी भी एक्सपेरिमेंट में डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं इजीली। लेट्स से अगर आपने लेंथ मेजर करनी है तो आप मीटर रूल को यूज करेंगे, कोई भी लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो आपको वहां से डायरेक्टली लेंथ मिल जाएगी। अगर मैथ आपने मेजर करना है तो डायरेक्टली आप बैलेंस को यूज करके मेजर कर सकते हैं। टाइम अगर आपने मेजर करना है तो वो आप स्टॉपवॉच को यूज करेंगे। अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट मेजर करना है तो आप करंट मीटर यूज करेंगे या एवोमीटर यूज करेंगे। उसके बाद अगर आपने टेम्परेचर मेजर करना है तो वहां पर आप थर्मोमीटर यूज कर लेंगे। और जब बात आती है स्पीड की तो आप कहेंगे सर स्पीडोमीटर भी तो होता है, उससे हम स्पीड मेजर कर सकते हैं। लेकिन बेटा याद रखना है आपने, स्पीडोमीटर स्पीड किस तरह से मेजर करता है, वो पहले डिस्टेंस को मेजर करता है फिर टाइम को मेजर करता है। यानी डिस्टेंस और टाइम दोनों को ऑब्जर्व करने के बाद वो आपको स्पीड कैलकुलेट करके दे रहा होता है। यानी इनफैक्ट वो हमारे पास लेंथ और टाइम को ही यूज कर रहा होता है। यानी स्पीड भी जब स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करता है तो इनफैक्ट वो इन टू फिजिकल क्वांटिटीज को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज यही वाली हैं जिनके डायमेंशंस हमने यहां पर एक्सप्रेस कर दिए हैं। तो यहां पर हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं जिनमें हम कुछ क्वांटिटीज लेंगे, उनके डायमेंशंस हम बनाएंगे। तो स्पीड के डायमेंशंस लिखने के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले स्पीड को डिफाइन करना है। तो स्पीड हमारे पास क्या होती है, स्पीड को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, यहां पर v से। तो स्पीड को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यानी आपने कितना डिस्टेंस कवर किया है कितने टाइम में, वो आपको क्या बताएगी, स्पीड। तो स्पीड के डायमेंशंस किस तरह से हम लिखेंगे, यहां पर आपने पहले सेंटेंस लिखना है, डायमेंशंस ऑफ स्पीड आर। तो यहां पर स्पीड को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, v से। तो क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में v को आप एनक्लोज कर देंगे, आगे इक्वल लिखेंगे। अब यहां पर आपने डायमेंशंस लिखने हैं, किस तरह से लिखेंगे, ऊपर हमारे पास क्या होंगे, डायमेंशन ऑफ, किसका डायमेंशन होगा भाई,
डिस्टेंस एक्चुअली क्या है, लेंथ है हमारे पास, तो हम उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी यहां पर हम क्या लिखेंगे, लेंथ। नीचे टाइम है तो नीचे क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ टाइम, डायमेंशन ऑफ टाइम। अब यहां पर डायमेंशंस ऑफ स्पीड क्या हो जाएंगे हमारे पास, देखिए लेंथ के डायमेंशन अभी हमने पढ़ा था लास्ट सेक्शन में, क्या था हमारे पास, उसको सिंबल की फॉर्म में एक्सप्रेस करें, कैपिटल एल, और उसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने क्या करना है, एनक्लोज कर देना है। सिमिलरली टाइम के लिए भी आप ऐसे ही करें, स्क्वायर ब्रैकेट्स में आपने टी को एनक्लोज करना होता है, जिस तरह भी हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था। अब जाहिर है जब टी नीचे है तो ऊपर जाएगा तो इसकी पावर में छोटा सा -1 आ जाएगा, किस तरह से, स्क्वायर ब्रैकेट्स इसी तरह से रहेंगी, एल ऊपर ही है, ऊपर ही रहेगा, टी नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर में -1 आ जाएगा। यहां पर स्पीड के डायमेंशंस फिर क्या बन गए, एल टी पावर -1। देखिए जब हमने स्पीड के डायमेंशन बनाया है तो हमें क्या पता चला है, यहां से इस क्वांटिटी की क्वालिटेटिव नेचर के बारे में हमें पता चला है कि एक्चुअली ये लेंथ और टाइम पर डिपेंड कर रही है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल डिस्कस करते हैं जो कि एक्सेलरेशन है। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास जो एक्सेलरेशन है, इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, देखिए आपकी बुक में उसने किस तरह से डिफाइन किया है, एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। उसको हम किस तरह से लिखते हैं, एक्सेलरेशन को लेट से हम ए से लिखते हैं, तो डेल्टा वी और डेल्टा टी, तो ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अब एक्सेलरेशन का फिजिकल मीनिंग क्या है, एक्चुअली ये तो हम सेकंड चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे भाई, बट यहां पर हम जस्ट इसका फार्मूला यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने इसके डायमेंशंस लिखने हैं। तो अब हम नेक्स्ट सेंटेंस यहां पर क्या लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन आर, डायमेंशंस ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आर। तो भाई एक्सेलरेशन के डायमेंशंस क्या होंगे, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्या कर देंगे, एनक्लोज कर देंगे, ए को इक्वल टू, यहां पर हम v को भी स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर देंगे। तो भाई ये तो v था, वेलोसिटी के डायमेंशंस हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस किए थे। t को अब हम किस तरह से करेंगे, t कैपिटल होगा क्योंकि टाइम के जब भी हम डायमेंशन सिंबॉलिकली लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, कैपिटल T और बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। अभी लास्ट सेक्शन में हमने स्पीड के डायमेंशंस पढ़े थे और वेलोसिटी के डायमेंशंस भी वही होते हैं, तो इसलिए यहां पर पुट कर दें, a क्या हो जाएगा भाई, एल टी पावर -1 था हमारे पास, इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसी तरह से एनक्लोज कर दें, नीचे आप t को स्क्वायर ब्रैकेट्स में इसी तरह से एनक्लोज कर दें, तो ये t ऊपर जाएगा, नीचे इसकी पावर क्या है +1, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी -1। इसका मतलब है ये कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारे पास, एल टी पावर -1, फिर आगे ये जो ब्रैकेट होगी इसमें t पावर -1 आ जाएगा। अब इनको देन आप एनक्लोज करें आगे, एल टी पावर -1, ये -1 और ये -1, क्योंकि टी टी बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, एडअप हो जाती हैं, यहां पर भी -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू एल टी पावर -1 -2 हो जाएगा। तो ये आ गए जी हमारे पास एक्सेलरेशन के डायमेंशंस। ये भी हमारे पास लेंथ और टाइम पर डिपेंड करें, बट टाइम की यहां पर पावर क्या है, टी पावर -2। थर्ड क्वांटिटी जिसके हमने डायमेंशंस देखने हैं वो क्या है, फोर्स। तो फोर्स को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, यूजुअली सेकंड लॉ से हम डिफाइन करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, यहां पर बेशक आप लिख दें अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बाय न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या बताता है हमें, F इज इक्वल टू ma, यानी फोर्स क्या है, मैस और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है। सो डायमेंशंस ऑफ फोर्स अब हम यहां से लिखेंगे, डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर, डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर किस तरह से लिखेंगे, अब डायमेंशन क्योंकि हमने लिखने हैं तो फोर्स को हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर देंगे, यानी F को इज इक्वल टू, अब मैस के डायमेंशन हमने पढ़े थे कि सिंबॉलिकली हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, कैपिटल M से, और बाहर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं इस तरह से, और A को आप इसी तरह से लिख दें भाई स्क्वायर ब्रैकेट्स में, एक्सेलरेशन के डायमेंशन हमने यहां पर लिखने हैं। अब डायमेंशंस ऑफ फोर्स इज इक्वल टू, ये मैस के डायमेंशन तो इसी तरह से आ गए भाई। अब एक्सेलरेशन के डायमेंशन अभी हमने एग्जांपल नंबर 2 में पढ़े थे, वो क्या थे, एल टी पावर -2। तो आपने इन सब को उठाकर एक ही स्क्वायर ब्रैकेट में कर देना है फाइनल आंसर में, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू
एम एल टी पावर -2। यहाँ पर एक और बात, आपने जब भी किसी भी क्वांटिटीज के डायमेंशन लिखने हैं तो आपने पहले कोशिश करनी है m लिखना है, फिर l, फिर t। तो यहाँ पर फोर्स हमारे पास किस पर डिपेंड कर रही है, मास पर भी, लेंथ पर भी और टाइम पर भी, t पावर -2। तो अभी तक हमने जो डायमेंशन लगाई हुई है, तो इन डायमेंशंस को यूज कहां पर करते हैं, इनका फायदा क्या है। तो यहां पर इनकी दो एप्लीकेशंस हैं जो कि इस लेक्चर में हम फर्दर डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें से पहली है होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन और दूसरी है डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी। अब होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन क्या बला है और डेरिवेशन ऑफ फार्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी ये क्या चीज है। तो ये दोनों डायमेंशंस की एप्लीकेशंस हैं, डायमेंशन एनालिसिस की। तो हम इन दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये क्या बलाएं हैं। जो सबसे पहला यूज है डायमेंशनैलिटी का या डायमेंशन एनालिसिस का, वो क्या है, होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशंस। भाई होमोजेनिटी का क्या मतलब है, होमोजेनिटी का जो लफ्जी मतलब है वो तो है यकसानियत। देखें, कोई भी इक्वेशन है आपके पास, लेट से हम जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको कंसीडर करते हैं, वो हमारे पास क्या थी, s = v/t + हाफ a t स्क्वायर। इसमें s क्या है, ये डिस्टेंस या लेंथ आप कह सकते हैं, vi क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, t क्या है, टाइम है, a क्या है, एक्सेलरेशन है और ये t भी क्या है, टाइम है आपके पास। तो यहां पर हमने जो चीज डिस्कस करनी है वो क्या है, होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन। इस इक्वल वाले साइन का क्या मतलब होता है कि इस साइड पर जो चीज है और इस साइड पर जो चीज है वो दोनों आपस में बराबर है। भाई अब सवाल उठता है इसका क्या प्रूफ है कि ये बराबर है। तो इसका प्रूफ हम करते हैं इस डायमेंशन एनालिसिस में। किस तरह से, करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन कैन बी चेक्ड, यानी इस इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए कि आया ये करेक्ट है, क्या s इस टर्म की इक्वल है सारी के, या ये वाली सारी चीज क्या इस s की इक्वल है, ये चेक करने के लिए, यानी करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन कैन बी चेक्ड बाय शोइंग दैट द डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन आर सेम। यानी आप इस साइड की भी डायमेंशंस फाइंड करें और इस साइड की भी डायमेंशंस फाइंड करें तो दोनों साइड्स की जो डायमेंशंस है वो इक्वल आएंगे। अगर इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं ये इक्वेशन करेक्ट है, अगर इक्वल ना आए तो हम ये कहते हैं कि ये इक्वेशन इनकरेक्ट है। और ये जो प्रिंसिपल है इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब आपके पेपर में ये इसी तरह से पूछा जाता है, डिफाइन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, या मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशनैलिटी। तो पहला यूज ये है, दूसरा यूज वो है जो हम अभी आगे चलकर पढ़ेंगे। तो चलिए अब यहां पर इस रूल की हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इसी इक्वेशन को ले लेते हैं और इसके दोनों साइड्स पर हम डायमेंशंस फाइंड करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये इक्वेशन करेक्ट है भी या नहीं। यहां पर अब हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं कि होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशंस, हमने किस तरह किसी भी इक्वेशन की होमोजेनिटी को चेक करना है। तो यहां पर हमने लिखा है सपोज ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो भाई आप एक कार सपोज कर लें, फर्ज करें कि एक कार है। अक्सर जब मैं क्लास में ये आर्टिकल पढ़ा रहा होता हूं तो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कौन सी कार सपोज करें। तो भाई जो कार जी में आए वही सपोज कर लो, बस इतना देखो कि वो कार क्या है, रेस्ट पर है। भाई जो भी कार स्टार्ट होगी पहले रेस्ट पर ही होगी। देखिए यहां पर अगर मैं लेट से सपोज करता हूं कि ये कार है, इस तरह से ये आपके पास कार है, इसने यहां से मूव करना स्टार्ट किया है, लेट से यहां से मूव करना स्टार्ट किया है और यहां पर, अब यहां जो ये रेस्ट पर है इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। आई से मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, यानी कार की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है, बिकॉज रेस्ट पर है। भाई देखो जब रेस्ट पर है उसने कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं किया, डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो फिर आपके पास जो स्पीड है वो 0 होगी और डिस्प्लेसमेंट भी यहां पर कुछ नहीं है क्योंकि कार रेस्ट पर है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, 0 होगी। अब 0 से स्टार्ट किया है, यानी उसकी वेलोसिटी 0 थी जब उसने स्टार्ट किया बिकॉज वो रेस्ट पर थी। अब क्या यहां पर क्वेश्चन आता है कि क्या हम हर बार ही वेलोसिटी 0 लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। ये मैं आपको सेकंड चैप्टर में जाकर समझाऊंगा। कुछ केसेस होते हैं कि हम vi जो है वो 0 नहीं लेते, उसको कुछ और भी लेते हैं, बट जब कार रेस्ट पर होती है तो फिर हम कहते हैं कि vi 0 है। फिर एंड कवर्स अ डिस्टेंस s, फिर वो चलना स्टार्ट कर देती है कार धीरे धीरे और चलते चलते वो कुछ डिस्टेंस कवर करती है, लेट से यहां पर पहुंचती है और डिस्टेंस जो कवर करती है यहां से यहां तक वो हमारे पास कितना है, s, यानी s डिस्टेंस कवर करती है इन टाइम t। उसको ये
डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है, टी टाइम लगता है। टी टाइम कुछ भी हो सकता है, मे बी वो कार एस अगर बहुत लंबा है 10 मिनट भी हो सकते हैं, कुछ सेकंड्स भी हो सकते हैं, ये तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ए, तो भाई कार ने यहां से यहां तक मूव किया है, उसने डिस्टेंस एस कवर किया है टाइम टी के अंदर, और उस वक्त उसकी जो एक्सेलरेशन थी, जब कार मूव कर रही थी तो उस वक्त उसकी एक्सेलरेशन क्या थी, ए। अब एक्सेलरेशन का फिजिकल कंसेप्ट क्या है, रियल लाइफ एग्जांपल से नेक्स्ट चैप्टर में हम जाकर डिस्कस करेंगे, बट यहां पर जस्ट क्योंकि हमने होमोजेनिटी को डिस्कस करना है, इसलिए हम यहां पर ये सपोज कर रहे हैं कि फर्ज कर रहे हैं कि एक कार है जो रेस्ट पर है, जब रेस्ट पर है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। भाई वेलोसिटी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट जब जीरो होगी, कार ने कोई डिस्प्लेसमेंट की ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो ही होगी। और फिर उसने क्या किया है, डिस्टेंस कवर किया है, कितना एस डिस्टेंस कवर किया है, कितने टाइम में, टी टाइम में, और जब वो कार मूव कर रही थी तो उसकी जो एक्सेलरेशन थी वो कितनी थी, ए थी। द इक्वेशन ऑफ मोशन इज गिवन बाय, तो भाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहां पर हम जरा लिखते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब भाई ये एस, ये वाला एस है, यहां पर हमने लिखा है वी आई, ये वाला वी आई हमने यहां पर लिखा है, टी, ये टी हमने यहां पर लिखा है हाफ ए, ये वाला एक्सेलरेशन ये टी स्क्वायर। अब भाई ये वाली इक्वेशन कैसे आई है, कहां से आई है, एम हवा से उड़ के तो नहीं आ गई, ये इक्वेशन हम सेकंड चैप्टर में जाकर पढ़ेंगे, वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि इक्वेशन आई कहां से है और हमने कैसे इस इक्वेशन को निकाला है। बट यहां पर क्योंकि हमने जस्ट इस इक्वेशन की होमोजेनिटी चेक करनी है, तो हम इसलिए इस इक्वेशन को यहां पर कंसिडर कर रहे हैं। अब हमने कंसिडर क्या किया है, फर्ज क्या किया है कि वी आई हमारे पास जीरो है, तो भाई यहां पर पुट कर दो, पुट वी आई इज इक्वल टू जीरो, यानी वी आई इनिशियल वेलोसिटी को आप जीरो पुट कर दो। जब यहां पर जीरो पुट करोगे तो ये फर्स्ट वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो एस हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां पर हम इसके भी डायमेंशंस निकालेंगे, इसके भी डायमेंशंस लिखेंगे, फिर हम दोनों साइड्स के डायमेंशंस को चेक करेंगे क्या वो इक्वल है या नहीं, अगर इक्वल होंगे तो हम कहेंगे ये इक्वेशन करेक्ट है। तो चलिए अब जरा s की भी और हाफ ए टी स्क्वायर की भी डायमेंशन लिखते हैं। तो इससे पहले कि हम s के डायमेंशन लिखें, हाफ ए टी स्क्वायर के डायमेंशन लिखें, यहां पर जो 1/2 है इसको आप किधर करना है, देखिए 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, ये न्यूमेरिकल फैक्टर है, इसके कोई डायमेंशंस नहीं है, जाहिर है कांस्टेंट है एक, तो इसके क्या डायमेंशंस होंगे, सो इट कैन बी इग्नोर्ड, इसलिए इस इक्वेशन में इसको आप इग्नोर कर दें और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें बाय पुटिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। तो भाई इक्वेशन 1 में इन सब क्वांटिटीज की डायमेंशंस पुट कर दें, यहां से हम लाइन लगाते हैं और इस साइड पर थोड़ा सा लिख लेते हैं। अब इस इक्वेशन में पुट करें तो भाई डायमेंशन किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, यहां पे s को हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे इज इक्वल टू 1/2 को तो हमने इग्नोर कर दिया है, उसको इग्नोर करें, साथ क्या होगा a एक्सेलरेशन के डायमेंशंस, साथ टी स्क्वायर के डायमेंशंस, तो भाई ये टी स्क्वायर। अब राइटिंग सिंबल्स ऑफ डायमेंशंस, यहां पे आप सेंटेंस लिखेंगे राइटिंग सिंबल्स ऑफ डायमेंशंस, सिंबल्स, या डायरेक्टली लिख दें राइटिंग सिंबल्स, यहां पर सिंबल्स लिख दें। भाई एस यहां पर क्या है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस तो क्या होता है, एक्चुअली लेंथ ही होता है, तो इसके डायमेंशंस में जब हम सिंबल्स लिखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट्स में एल को इनक्लोज कर देंगे इज इक्वल टू, अभी एक्सेलरेशन के डायमेंशंस भी हमने एक एग्जांपल में पढ़े थे, वो क्या थे, एल टी पावर -2 ये आते थे हमारे पास, साथ इस टी को भी अब सिंबल्स में एक्सप्रेस कर दें डायमेंशंस के सिंबल्स में, तो ये कैपिटल टी होगा, इसके ऊपर स्क्वायर इसी तरह रहेगा, तो यहां पर L इसी तरह स्क्वायर ब्रैकेट्स में रहेगा इज इक्वल टू, अब इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में आप इकट्ठा करें तो क्या होगा आपके पास L T, देखिए अब यहां पर T बेसिस सेम है, तो जो पावर्स है वो क्या होंगी, एड अप हो जाएंगी, किस तरह से, -2 + 2, अब यहां पर डायमेंशंस ऑफ L इज इक्वल टू, L इसी तरह आएगा भाई L टी पावर -2 + 2, भाई -2 + 2 क्या हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा, तो ये L पावर 1 ही रहेगा और T पावर क्या होगा 0। प्यारे बच्चों किसी भी चीज की पावर 0 का क्या मतलब है 1, ये तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, मैट्रिक में भी। यहां पर हम इंप्लाइज डालते हैं और आगे लिख लेते हैं L इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ L।
तो देखिए अब जब हमने दोनों साइड्स के डायमेंशन निकाले हैं तो वो हमारे पास एल एल ही आ रहे हैं। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है ये करेक्ट है। अब यहां पर हमने सेंटेंस लिख दिया है, क्या लिखा है, दिस शोज दैट डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन आर सेम। देखिए डायमेंशन, ये लेंथ, ये भी लेंथ, दोनों जाहिर है दोनों साइड्स पर सेम आ रहे हैं। तो इससे हमें क्या पता चला है कि दोनों साइड्स पर डायमेंशंस क्या है, सेम है। सो द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इसलिए ये वाली जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। तो यहां से हमें समझ आ गया कि होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशन का क्या मतलब है, कि जब हम दोनों साइड्स के डायमेंशन निकालें तो वो आपस में इक्वल आने चाहिए। तो इस इक्वेशन के केस में हमारे पास ये क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो दूसरा यूज क्या है डायमेंशन एनालिसिस का, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, जैसे अभी हमने डिस्कस किया है। तो इसमें क्या है, डायमेंशनैलिटी कैन बी यूज्ड टू डिराइव अ पॉसिबल फार्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी। यानी डायमेंशन एनालिसिस से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का पॉसिबल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। ज्यादातर केसेस में एग्जैक्ट तो नहीं कर सकते, बट पॉसिबल फार्मूला जो है वो हम डिराइव कर सकते हैं बाय करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का हमने फार्मूला डिराइव करना है, अगर हमें ये पता है कि वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, तो वहां से फिर हम डायमेंशन एनालिसिस को यूज करते हुए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, पॉसिबल फार्मूला। लेट से अगर आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला डिराइव करना है और आपको यह पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, तो वहां से फिर आप डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके पॉसिबल फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। या फिर लेट से अगर आपने सिंपल पेंडुलम के केस में टाइम पीरियड का फार्मूला डिराइव करना है, तो वो भी अगर आपको पता है कि टाइम पीरियड किन किन क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है, तो वहां से फिर आप टाइम पीरियड का फार्मूला डायमेंशन एनालिसिस को यूज करते हुए फाइंड कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 1.4 डिस्कस करते हैं, वहां से हमें क्लियर हो जाएगा कि डायमेंशन एनालिसिस को यूज करके हम किस तरह से फार्मूला डिराइव करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1.4 की स्टेटमेंट है ये, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला वाले आर्टिकल को ही लेकर के हम इस एग्जांपल को सॉल्व कर रहे हैं। डिराइव अ फार्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स, कि आपने सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला डिराइव करना है। तो न्यूमेरिकल्स ये एग्जांपल सॉल्व करते हुए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, जब 1.1, 1.2 और 1.3 हमने सॉल्व की थी, कि सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की या एग्जांपल है जो इस तरह की, उसकी स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए कि स्टेटमेंट में वो आपसे कह क्या रहा है। सबसे पहले जब आपको स्टेटमेंट समझ आ जाएगी तो फिर वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें गिवन है, आपने क्या फाइंड करना है और क्या सॉल्यूशन है न्यूमेरिकल का। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि 11th क्लास में जब भी आपने किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, उसका तरीका ये होगा कि सबसे पहले डाटा की हेडिंग लगाएंगे, फिर रिक्वायर्ड की लगाएंगे, फिर फार्मूला की लगाएंगे, उसके बाद सॉल्यूशन की और उसके बाद फाइनल आंसर की। यानी इस तरह आपकी 5 हेडिंग्स बनेंगी जो आपने मार्कर से लगानी है, और यहां पर आपको 100% फुल मार्क्स ही मिलेंगे। करेंटली अभी जो एग्जांपल हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें जो है वो क्या कहता है, डिराइव अ फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, कि आपने सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फार्मूला डिराइव करना है। अब देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, ये वो फोर्स है रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सर्कल। ये वो फोर्स है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कल में मूव कराती है। किस तरह से, लेट से यहां पर आपके पास ये एक छोटा सा मैस है, ये इसके साथ स्ट्रिंग अटैच्ड है, तो मैं जरा इसको यहां पर थोड़ा सा घुमाता हूं, ये देखिए इस तरह से ये अब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, सर्कल में घूम पा रहा है। कौन सी फोर्स इसको सर्कल में घुमा रही है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो समझ आ गई, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग द सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड, और इसकी स्पीड क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। एज्यूमिंग दैट द सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ द सर्कल एंड यूनिफॉर्म स्पीड। अब क्या कह रहा है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, यानी जब हम इसको इस तरह से घुमा रहे हैं, जो फोर्स इसको सर्कल में घुमाई जा रही है वो किस किस चीज पर डिपेंड कर रही है। सबसे पहली बात, मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का जो मैस है, जाहिर है जब इसको आप बढ़ाएंगे, कम करेंगे, तो इस फोर्स पर कुछ ना कुछ असर तो पड़ेगा। देन दूसरी चीज, रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए जब मैं इसको यूं घुमा रहा हूं तो रेडियस कौन सा बन रहा है, ये रेडियस बन रहा है यहां से लेकर यहां तक, यानी रेडियस ऑफ द सर्कल पर भी डिपेंड कर रहा है। एंड यूनिफॉर्म स्पीड, देखिए अब ये यूं इस तरह से मूव कर रहा है, इसकी कोई स्पीड है जो यूनिफॉर्म स्पीड है। अब जो फोर्स है जो इसको सर्कल में घुमा रही है, जरा वो स्पीड पर भी डिपेंड करती है। जब स्पीड यूं बढ़ेगी या कम होगी तो उस वक्त भी आपकी जो फोर्स है वो चेंज होगी। अब यहां से आपको पता चल गया कि ये जो
सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर, रेडियस ऑफ द सर्कल पर, और तीसरी चीज क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड। अब हमने डेरिवेशन ऑफ फार्मूला में जो सेंटेंस लिखा था उसमें क्या लिखा था कि जब हमें यह पता हो कि फिजिकल क्वांटिटी जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है, किन किन फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है, जब हमें यह पता चल जाएगा तो हम डायमेंशन एनालिसिस को यूज करते हुए सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। तो जाहिर है अब यहां पर हमें दिया गया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड कर रही है, रेडियस ऑफ द सर्कल पर डिपेंड कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड पर डिपेंड कर रही है, ये फैक्टर्स हमें बता दिए गए हैं। तो यहां से हमें पता चल गया कि अब हमने डायमेंशन एनालिसिस को यूज करते हुए फार्मूला डिराइव करना है किस चीज का, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो जब एग्जांपल्स को सॉल्व किया था 1.1, 1.2, 1.3, तो सबसे पहली चीज हम क्या लिखते थे, डेटा। तो यहां पर आप डेटा की हेडिंग लगाएंगे। सबसे पहले डेटा की हेडिंग यहां पर हमने लगा दी, ये नीचे 2 लाइंस भी लगा दी थोड़ी खूबसूरती के लिए। यहां पर हमें क्या दिया गया है, सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन, जरा डेटा में ये दिया गया है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो आपकी किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है। यहां पर हम लिखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन, तो भैया किस चीज पर डिपेंड कर रही है, नंबर 1 मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, m से, तो m ब्रैकेट में लिख दें। दूसरा क्या फैक्टर हमें दिया गया है, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो यहां पर हम दूसरे फैक्टर में लिख देंगे रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल r से। देन थर्ड फैक्टर क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड, तो इस यूनिफॉर्म स्पीड को हम v से एक्सप्रेस कर देते हैं। यानी डाटा में हमें उसने बता दिया है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m पर, रेडियस ऑफ द सर्कल r पर, और यूनिफॉर्म स्पीड v पर डिपेंड कर रही है। अब दूसरी हेडिंग जो हम लगाते थे वो क्या थी, रिक्वायर्ड, यानी हमने इस न्यूमेरिकल में ये इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है। यहां पर भी नीचे ये आप मार्कर से हेडिंग्स लगाएंगे। रिक्वायर्ड क्या है, डिराइव अ फार्मूला फॉर द सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी वो हमें कह रहा है भाई डिराइव करो आप सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला। तो हमने यहां पर क्या करना है, फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी हमने इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला डिराइव करना है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी ये हमें रिक्वायर्ड है। तो जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं जिनमें आपने फार्मूला डिराइव करना होता है, तो वहां पर फिर आप फार्मूला वाली हेडिंग नहीं लिखते बल्कि डायरेक्टली डाटा, रिक्वायर्ड, और फिर आप सॉल्यूशन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो पहली हेडिंग हमने क्या लगाई, डाटा की, दूसरी क्या लगाई, रिक्वायर्ड की, अब तीसरी हेडिंग हम क्या लगाएंगे, सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन की हेडिंग लगा के हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। तो ये सारा मैं यहां पर रेस करने लगा हूं, अगर आप चाहें तो इससे यहां पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहां पर हमने सॉल्यूशन की हेडिंग लगा दी है, इसमें हमने क्या लिखना है, द रिलेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी ऑफ द फॉर्म। देखिए अब यहां पर आपने दोबारा से वो नहीं लिखना कि सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स ऑन दिस एंड दिस, सो बिकॉज हमने वो यहां पर डाटा में लिख दिया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास इन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। अब यहां पर हमने डायरेक्टली जुमला लिखा है कि जो रिलेशन है वो किस तरह का होगा। देखिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं। अब F हमारे पास किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है, यानी फोर्स हमारे पास किन किन चीजों पर डिपेंड कर रही है। यहां पर मैथमेटिकली जब हम लिखते हैं तो ये साइन डालते हैं, इसका मतलब है F प्रोपोर्शनल टू, यानी F डिपेंड कर रहा है किन किन फैक्टर्स पर। पहला फैक्टर क्या था, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, दूसरा फैक्टर क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड, और थर्ड फैक्टर हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी जो फोर्स है वो डिपेंड कर रही है इन 3 फैक्टर्स पर। ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। अभी हमें ये नहीं पता कि मास को बढ़ाने से फोर्स पर क्या असर पड़ेगा, क्या फोर्स कम होगी ज्यादा होगी, स्पीड के बढ़ाने से क्या फोर्स ज्यादा होगी कम होगी, रेडियस के बढ़ाने से फोर्स पर क्या असर पड़ेगा। हमें जस्ट इतना पता है कि फोर्स इन कंपोनेंट्स पर डिपेंड कर रही है, इन क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रही है। उसके बाद हमें अभी तक ये भी नहीं पता कि m की पावर 1 है, m की पावर 2 है, 3 है। ज़रा जिस तरह फार्मूलाज होते हैं उनमें पावर्स भी होती हैं, m की कुछ पावर होगी, v की भी कुछ पावर होगी, 1 होगी, 2 होगी, -1 होगी, -2 होगी, r की भी कुछ पावर होगी, यानी इनकी पावर्स अननोन है। तो हम अपने पास से सपोज कर लेते हैं कि m की पावर a है, v की पावर b है, r की पावर क्या है, c।
क्योंकि हमें यहां पर पावर्स का पता नहीं है, इसलिए हमने पावर्स को क्या कर लिया, सपोज कर लिया है ए बी सी। अब यहां पर हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करना है। तो एक रूल आप घोल कर पी लें, 11th क्लास की फिजिक्स में बार बार ये चीज आएगी कि जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलते हैं तो साथ आपके पास क्या आता है, कांस्टेंट। क्या आता है, कांस्टेंट। m पावर a, v पावर b, r पावर c। यानी जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज करेंगे तो साथ आपके पास क्या आएगा, कांस्टेंट। या फिर आप इक्वालिटी को प्रोपोर्शनैलिटी में चेंज करेंगे तो साथ से कांस्टेंट जो होगा वो क्या होगा, हट जाएगा। अब यहां पर हमने क्या किया है कि इस प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज किया है, इससे साथ ये कांस्टेंट आ गया है। अब ये कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए हमने यहां पर डायरेक्टली कांस्टेंट लिख दिया है। तो ये जो ए बी सी है इनकी वैल्यूज हमने डिटरमिन करनी है। एक्चुअली जो डायमेंशन एनालिसिस है उसका कमाल ही ये है कि वो हमें ए बी सी इनकी वैल्यूज डिटरमिन करके देगा, क्योंकि फार्मूला तो हमारे पास आ चुका है, F इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू m पावर a, v पावर b, r पावर c। अब डायमेंशन एनालिसिस हमें बताएगा कि m की पावर क्या है, v की पावर क्या है और r की पावर क्या है। यानी ये a b c हमें डायमेंशन एनालिसिस फाइंड करके देगा। तो हमने यहां पर सेंटेंस लिख दिया है, वेयर एक्सपोनेंट्स ए बी सी आर टू बी डिटरमिन। ज़ाहिर है ये जो पावर्स है ए बी सी इनको अब हमने डिटरमिन करना है। सिंस कांस्टेंट हैज नो डायमेंशन, क्योंकि ये वाला जो कांस्टेंट है इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है। जिस तरह अभी हमने होमोजेनिटी वाले सेक्शन में पढ़ा था कि 1/2 जो कांस्टेंट है उसकी कोई डायमेंशन नहीं है, सिमिलरली यहां पर भी जो कांस्टेंट है इसकी डायमेंशंस नहीं है, इसलिए जब आप डायमेंशंस राइट करेंगे तो इसको आप इग्नोर कर देंगे। इसी हमें लिखा है वी कैन राइट अबव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस एज। जब डायमेंशंस के फॉर्म में लिखेंगे तो स्क्वायर ब्रैकेट में f इज इक्वल टू, डायमेंशन में लिखते हुए कांस्टेंट को इग्नोर करना है, इज इक्वल टू m पावर a, साथ क्या होगा v पावर b, उसके साथ नेक्स्ट क्या होगा r पावर c। तो इससे आगे आप लिखेंगे वी नो, कि हम जानते हैं f के डायमेंशंस हमारे पास क्या थे, इज इक्वल टू m l t पावर -2। ज़रा हमने थर्ड एग्जांपल में निकाले थे, बार बार आपने नहीं निकालने। जब इस तरह के आपके पास न्यूमेरिकल्स आ जाए तो वहां पर आप इस तरह डायरेक्ट लिख सकते हैं। और m पावर a इज इक्वल टू, इसको हम किस तरह से लिखते हैं, कैपिटल M और उसकी पावर a। इसको आप इक्वेशन 1 भी साथ ही कह दें। तो नेक्स्ट क्या है, v पावर b। तो v पावर b को आप किस तरह से लिखेंगे, इज इक्वल टू, अब जो वेलोसिटी है इसके डायमेंशंस क्या थे ये भी हमने पढ़े थे, वो l t पावर -1 आ गए थे हमारे पास। b है, पूरी का b है तो यहां पर बाहर b लिख लेंगे। अब यहां पर इस b को आप अंदर ले जाएं तो ये l के साथ भी आ जाएगा और t के साथ भी, l पावर b t पावर -b इसी तरह आएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, r पावर c। तो इसके जब हम डायमेंशंस राइट करेंगे तो रेडियस क्या है, एक्चुअली ये लेंथ है, तो l पावर क्या हो जाएगा, c। अब हमें लिखना है नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स। आपने इस तरह पूरा प्रोसीजर करना है, जब आप पूरा करेंगे तभी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 क्या बनेगी, इस साइड पे भी डायमेंशंस पुट कर दें, क्या थे, m l t पावर -2, m l t पावर -2, यही हमारे पास थे, फोर्स की जगह पे हम पुट कर दिया। अब m पावर a के जो डायमेंशन है वो पुट कर दें, कैपिटल M इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू a। देन नेक्स्ट हमारे पास v पावर b है तो ये वाले पुट कर दें, l पावर b t पावर -b। देन हमारे पास क्या है कि r पावर c, और इसमें हमने क्या पुट करना है, l पावर c। अब यहां पर जिस तरह m l t इस फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है, इस तरह इनको भी हमने ब्रैकेट्स इकट्ठी करके m l t की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, m l t पावर -2 इज इक्वल टू, अब यहां पर इसमें देखना है m तो एक ही है, यही वाला m है, आगे कोई m नहीं है, तो m पावर a इसी तरह आ जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट साथ लिखनी है क्योंकि डायमेंशंस हम लिख रहे हैं। अब l कितने हैं हमारे पास, ये भी l है, ये भी l है, तो l की पावर यहां पर b है, यहां पर c है। तो जब बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी, इकट्ठा करेंगे तो l पावर b प्लस c।
पहले हमने m लिखना होता है, फिर l लिखना होता है, उसके बाद हमने क्या लिखना होता है t। t अब हमारे पास एक ही है यही वाला, तो t पावर माइनस b आ जाएगा। अब यहां पर हमने क्या लिखा है m l t पावर माइनस 2 एनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज इक्वल टू m a l पावर b प्लस c t पावर माइनस b एनक्लोज इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो यहां तक लिखने के बाद आपने क्या करना है कि कंपेयर करना है पावर्स ऑफ डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स। जाहिर है यहां पर m की जो पावर है इसको आपने यहां पर m की जो पावर है इसके साथ कंपेयर करना है, l की पावर को l की पावर के साथ कंपेयर करना है, t की पावर को t की पावर के साथ कंपेयर करना है। तो अगर m की पावर को m की पावर के साथ कंपेयर किया जाए तो आप यहां पर देख रहे हैं a है इधर हमारे पास, और इस साइड पर हमारे पास क्या है 1 है यहां पर। उसके बाद l की पावर को अगर हम कंपेयर करें तो वो हमारे पास क्या आता है, यहां पर हम कामा डालकर लिख लेते हैं थोड़ा सा b प्लस सी। आपने पेपर में इनको एक लाइन पर एक ही लिखना है, वो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, आपको इसलिए जबरदस्त मार्क्स मिल सकते हैं। b प्लस सी इज इक्वल टू, यहां पर l की पावर क्या है 1, सो तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है t पावर माइनस b और t पावर माइनस 2, यानी इसका मतलब है माइनस b इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, a तो 1 ही रहेगा, b हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे। अब आप इस तरह करें, इक्वेशन 1 तो हमारे पास यहां पर हो गई, इसको आप 2 कह दें, इसको 3 कह दें, इसको आप 4 कह दें। यूजिंग वैल्यू ऑफ b फ्रॉम 4, using value of b from 4 in 3, यानी 4 से 3 में यूज करें तो b क्या है 2 प्लस c इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट 2 यहां पर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 1 माइनस 2। दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो इसको भी आपने हर लाइन पर एक एक ही स्टेप करना है। अब उसके बाद हमारे पास a की वैल्यू भी आ चुकी है, b की वैल्यू भी आ चुकी है, c की वैल्यू भी आ चुकी है, तो यहां पर आप लिखेंगे सो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू माइनस 1। अब यहां पर आप इसका एक मरतबा स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि फिर आपने नोट्स प्रिपेयर करने होंगे। अब इसके बाद इस साइड को मैं रेज कर रहा हूं और इससे आगे वाला प्रोसीजर मैं यहां पर लिख रहा हूं। यहां पर हमने एक इक्वेशन लिखी हुई थी जो कि f इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू ma v पावर b r पावर c। इसको आप इक्वेशन a का नाम दे दें वहां पर जहां पर हमने लिखी हुई थी। मैंने यहां पर इसलिए लिखी है क्योंकि अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। पुटिंग वैल्यूज ऑफ, यहां पर आपने क्या लिखना है पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन a, ये इक्वेशन a है आपके पास। यहां पर पुट कर दें, आपके पास क्या आ जाएगा f इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू m में पावर है a, तो m की पावर जो a है इसमें a की वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू आपके पास क्या है 1, तो m पावर 1 हो जाएगा। देन v की पावर हमारे पास क्या है b आपके पास क्या आ रहा है 2, तो इसकी पावर 2 पुट कर दें, r की पावर c, तो c आपके पास क्या आ रहा है -1, तो यहां पर -1 पुट कर दें। तो यहां पर इसको थोड़ा सा हम सीधा करके लिख लेते हैं किस तरह से, कांस्टेंट इसी तरह साथ रहेगा, मल्टीप्लाई होता रहेगा। m की पावर 1 है तो m इसी तरह लिख देंगे, अंडरस्टूड है कि पावर 1 है, v स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। अब r पावर -1 है, इसको अगर आप नीचे लेकर आएंगे यहां पर तो r की पावर +1 हो जाएगी, तो यहां पर r हो जाएगा। यानी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमारे पास क्या आ रही है कांस्टेंट इनटू एम वी स्क्वायर अवर आर, जिसमें m हमारे पास क्या है ये मैस है उस ऑब्जेक्ट का, v हमारे पास क्या है यूनिफॉर्म स्पीड है, r क्या है रेडियस ऑफ द सर्कल है। तो अब देखिए यहां पर इसकी जो पावर थी वो भी डायमेंशन एनालिसिस से हमने क्या कर ली है डिटरमिन कर ली है। तो डेरिवेशन ऑफ फार्मूला में है ये कि डायमेंशन एनालिसिस आपको यहां पर उन क्वांटिटीज की पावर डिटरमिन करके देता है जिन पर वो क्वांटिटी डिपेंड कर रही होती है, जिसका आपने फार्मूला फाइंड करना है। तो इस फार्मूला में कांस्टेंट क्या है 1 है 2 है 3 है 4 है, या क्या है पाई है, कोई और चीज है, क्या चीज है। ये डायमेंशन एनालिसिस हमें नहीं बताता कि ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या है,
इसलिए हमने लिख दिया द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड बाय डायमेंशनल एनालिसिस, यानी डायमेंशनल एनालिसिस जो है वो हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं डिटरमिन करके देता। एक्चुअली यही लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की। इट कैन बी फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट। देखिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके इसको डिटरमिन किया जा सकता है, और ये जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके इसको डिटरमिन किया गया तो वो हमारे पास क्या आती है 1। इसलिए यहां पर जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अवर आर, mv स्क्वायर अवर आर। कांस्टेंट यहां पर क्या है, एक्सपेरिमेंटली जो डिटरमिन किया गया वो यहां पर 1 आता है। ग्रेड 9 में भी आपने जो सेंटीमीटर फोर्स पढ़ी थी उसने आपका यही रिलेशन था, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अवर आर। तो यही रिलेशन आज हमने डायमेंशनल एनालिसिस से डिटरमिन कर लिया है। तो यहां पर ये जो एग्जांपल नंबर 1.4 है ये हमारे पास एंड होती है। हमने नेक्स्ट हेडिंग लगाई है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कि डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या है। सबसे पहली क्या लिमिटेशन है, इट कैन नॉट शो वेयर एन इक्वेशन इज रॉन्ग, यानी ये आपको ये नहीं बता सकता कि आपकी इक्वेशन किस जगह पर रॉन्ग है। देखिए हमने देखा था कि इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करते हैं, बट जो वहां पर जब 1/2 हमने यूज किया था S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर, 1/2 की जगह पर हम कोई और कांस्टेंट ले लें खुद से 1/5, 1/10, 12 कुछ भी ले लें, वो तो हम इग्नोर कर रहे थे। इसका मतलब है वहां पर अगर कांस्टेंट जो भी होगा डायमेंशनल एनालिसिस तो इसके बारे में बात ही नहीं करता। अगर कांस्टेंट वहां पर चेंज कर देंगे इक्वेशन तो रॉन्ग हो जाएगी। इसका मतलब है इस तरह की जो इक्वेशन में रॉन्गनेस होगी उसको डायमेंशनल एनालिसिस नहीं शो करेगा, पहली लिमिटेशन। दूसरी क्या है, इवन इफ एन इक्वेशन लुक्स करेक्ट, कि डायमेंशनल एनालिसिस से अगर वो इक्वेशन करेक्ट आ भी जाए इट माइट नॉट बी कंप्लीटली करेक्ट, क्योंकि वहां पर जब कांस्टेंट रॉन्ग होगा तो इक्वेशन करेक्ट नहीं हो सकती। इट डज नॉट चेक एनी न्यूमेरिकल वैल्यूज, जाहिर है वही बात फिर कि न्यूमेरिकल वैल्यूज को चेक नहीं करता। और कांस्टेंट्स इन द इक्वेशन, जैसे अभी हमने नेक्स्ट फार्मूला डिराइव किया था उसमें भी जब कांस्टेंट आया तो डायमेंशनल एनालिसिस से हम वो कांस्टेंट डिटरमिन नहीं कर सके। इसका मतलब है कि ये कोई चेक नहीं प्रोवाइड करता न्यूमेरिकल वैल्यूज पे। और होमोजेनिटी में हमने यही देखा था कि 1/2 को हम इग्नोर कर रहे थे, उस पर ये कोई चेक नहीं प्रोवाइड करता कांस्टेंट पे, इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू जो भी हो। टू फाइंड एग्जैक्ट वैल्यूज आर कांस्टेंट्स, तो फिर जो कांस्टेंट्स है वो हम कहां से डिटरमिन करते हैं, वी नीड टू डू एक्सपेरिमेंट्स। हम एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं और वहां से कांस्टेंट डिटरमिन करते हैं और ग्राफ प्लॉट करते हैं वेरिएबल्स के बिटवीन में, बिटवीन वेरिएबल्स के बिटवीन हम ग्राफ प्लॉट करके वहां से कांस्टेंट को डिटरमिन करते हैं। जिस तरह अभी आप सेकंड ईयर में जाएंगे तो वहां पर जब आप प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे तो वहां पर डिटरमिनेशन ऑफ प्लॉक्स कांस्टेंट वाला एक प्रैक्टिकल है, उसमें आप ग्राफ प्लॉट करके उसका स्लोप फाइंड करेंगे, वहां से फिर आप प्लॉक्स कांस्टेंट डिटरमिन करेंगे। वहां पर आपको जाकर मेरी ये वाली बात दोबारा से याद आएगी कि सर ने बताया था कि ग्राफ प्लॉट करके आप कांस्टेंट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो ये 4 हमारे पास पॉइंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या है। अगर आप इनको इसी तरह से पॉइंट्स की फॉर्म में लिखकर आएंगे, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और अगर आप ये 4 पॉइंट्स इसी तरह लिखकर आएंगे फिर तो भाई फुल मार्क्स आपके कदम चूमेंगे। आज के लेक्चर में हमने डायमेंशंस के बारे में पढ़ा है, यूज ऑफ डायमेंशंस के बारे में पढ़ा है, डायमेंशनैलिटी या डायमेंशनल एनालिसिस आप कुछ भी कह सकते हैं। सबसे पहले हमने डायमेंशंस के बारे में देखा है, उसके बाद हमने कुछ क्वांटिटीज दी, उनके डायमेंशंस डिस्कस किए। अब आपको डायमेंशंस किसी भी क्वांटिटीज के लिखना समझ आ गए हैं, आपसे पेपर में वो किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशन पूछ सकता है। अभी जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वहां भी कुछ क्वांटिटीज के डायमेंशंस होंगे, उनको भी हम डिटरमिन करेंगे। तो वो तीनों जो एग्जांपल्स थी जिनमें हमने स्पीड के डायमेंशंस निकाले, एक्सेलरेशन के निकाले, फोर्स के निकाले, वो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, उसके बाद साथ साथ MCQs में भी आ सकती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशनैलिटी। तो पहला यूज क्या है भाई, होमोजेनिटी ऑफ फिजिकल इक्वेशंस, यानी यू कैन चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। दूसरा यूज क्या है, यू कैन डिराइव द फार्मूला फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी यूजिंग डायमेंशनैलिटी और डायमेंशन एनालिसिस। उसके बाद हमने एग्जांपल नंबर 1.4 डिस्कस की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये चैप्टर नंबर 1 की। अगर चैप्टर नंबर 1 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो वहां पर ये एग्जांपल
द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और एक आपके पास न्यूमेरिकल आएगा इसी तरह का, जिसमें आपने फार्मूला डिराइव करना होगा। वो न्यूमेरिकल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम आगे चलकर न्यूमेरिकल वाले सेक्शन में उसको डिस्कस करेंगे। देन हमने जो लिमिटेशंस पढ़ी है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे, प्रॉपर देखेंगे कि एमसीक्यूज को सॉल्व करने की क्या क्या ट्रिक्स है हमारे पास। पेपर में बाज़ औक़ात ऐसे होता है बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ तो स्टूडेंट्स ज़्यादातर एमसीक्यूज में ही वो मार खाते हैं, यानी एमसीक्यूज वो पेपर में रॉन्ग कराते हैं और वहां से उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो एमसीक्यूज की प्रॉपर कुछ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जिनको आपने फॉलो करना होता है। और फिर आपको कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो फिंगर टिप्स पर आने चाहिए। वो कंसेप्ट हर चैप्टर में 4, 5, 6 ही हैं, तो वो भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा, ताकि आप किसी भी किस्म का एमसीक्यूज आ जाए इस 11th क्लास की बुक के चैप्टर नंबर 1 से, तो भाई आप बिल्कुल आंखें बंद करके उसको हल कर लेंगे, यानी एमसीक्यूज तो बिल्कुल आपको हलवा लगने लग जाएंगे। उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपने जस्ट क्या करना है, फिजिक्स इनसाइडर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर देना है। और आज की ये वीडियो जो कि आप पूरी सुन चुके हैं, इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। और इसके साथ साथ आप सिलेबस को कंप्लीट करने की टेंशन बिल्कुल भी ना लें, सिलेबस कंप्लीट करवाना हमारी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी जस्ट ये है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।